हेलो दोस्तों, मैं सोनू अत्री पैरामाउंट कोचिंग सेंटर मथुरा की तरफ से और हमारे जो सर हैं जयदीप सर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, उनकी तरफ से आप सभी को मेरा शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली मैंने जो यहाँ पर डिसीजन लिया है क्लासेस का यहाँ पर देने का, वो जयदीप सर के कहने से हुआ था। जयदीप सर ने मुझे कहा कि सर मेरे बच्चे जो इंग्लिश का सॉल्यूशन रिकमेंड कर रहे हैं तो उन्हें रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जाए, आई होप। और सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जगह जगह से सॉल्यूशंस आपके लिए निकाल कर लाते हैं। सभी सोर्सेज से वो बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि सॉल्यूशन सारे सटीक और अच्छे होने चाहिए। अब उसी संदर्भ में मैंने भी पैरामाउंट कोचिंग सेंटर जो है उसमें एवरी संडे जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम का सॉल्यूशन आपको कराने के लिए मेरा सब्जेक्ट होगा उसमें इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम एवरी संडे जो एग्जाम हुआ करेगा उसमें मंडे को या ट्यूसडे को उसका हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया करेंगे कि इंग्लिश में हमने जो है उसका सोल्यूशन क्या है क्वेश्चन। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पेपर तो अटेम्प्ट करते हैं लेकिन हमारा सोल्यूशन नहीं हो पाता है कि वो कैसे रहा, क्या रहा, उसमें किस वजह से किस वर्ड का कैसे प्रयोग किया गया है, सिनोनिमस क्या है, एंटोनिमस क्या है, एंड सो ऑन। तो अब सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो एट द वेरी फर्स्ट आई एम गोना टेक यू टू द पेज। आप एक बार देखिए आपकी स्क्रीन पर एक 76 से जो इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उसमें 76 से आपको 80 तक एक क्लोज टेस्ट दिया हुआ है। उस क्लोज टेस्ट में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं बीच में पैराग्राफ के अंदर, हमें उनको फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा क्लोज टेस्ट को आप जब सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले क्या करना है, उस क्लोज टेस्ट को आपने अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में कुछ आइडिया आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसमें कंसेंट क्या है। पहले उसे आप एक बार पढ़ेंगे तो उसका जो कंटेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। जैसे मैं पैराग्राफ को मैंने पढ़ा तो उसके बारे में मुझे पता लगा कि इसमें जो बात चल रही है वो एक्चुअली इंडिया के ने एक डिसीजन लिया एक रोड को लेकर। जो रोड कहाँ पर है, वो त्रिपुरा और मिजोरम में है। उसको लेकर एक डिसीजन लिया है क्योंकि उस रोड को बांग्लादेश जो है वो भी वहां त्रिपुरा मिजोरम में जो हमारी बॉर्डर अटैच है बांग्लादेश के साथ, वो भी उस रोड को यूज कर रहा है। हालांकि वो जो रोड है वो एक चित्तौंग की पहाड़ी है, चित्तागोंग की पहाड़ी है, उस पहाड़ी से होकर गुजर रहा है। लेकिन क्या है, वो रोड ऐसा है जो बांग्लादेश भी यूज करता है और इंडिया भी करता है, लेकिन उसको बनाया गया इंडिया के द्वारा है। तो उसी के बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बात हो रही है, कैसे हो रखी है। तो आप पैराग्राफ को स्क्रीन पर जो आपके सामने है उसे पढ़ते चलिए। उसमें पहला जो है वो दे रखा है इंडिया डिसीजन 2। तो अब हमारा यहाँ पर ऑप्शन तो दे रखा है 76 के लिए, वो परमिटिंग, अलाउ, नेक्स्ट आपको दे रखा है गिव एक्सेस। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें प्रपोजिशन 2 दिया हुआ है, इसको फोकस कीजिएगा। तो 2 के बाद हम क्या करते हैं, हमेशा V1 प्लस ING फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसी हिसाब से परमिटिंग आंसर नहीं होगा। सेकंड आपको दे रखा है अलाउ, गिव एंड एक्सेस। दूसरी बात यह है कि गिव हम वहां यूज करते हैं जहां हमने किसी चीज को परमानेंटली दे दिया हो। तो उस रोड को परमानेंटली तो नहीं दिया है, सीधी सी बात है। किसको, बांग्लादेश को थोड़ी दिया, अभी इंडिया भी यूज कर रही है, तो गिव ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सेस, एक्सेस है किसी चीज तक पहुंच, मतलब मेरी अप्रोच। तो वहां पहुंच की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश उसको यूज कर रहा है, तो पहुंच की तो बात ही नहीं रही क्योंकि वो ऑलरेडी बांग्लादेश में ही तो है। बांग्लादेश में क्या है, वो चित्तागोंग पहाड़ी है तो जिस पर रोड बनाया गया, तो यहाँ पर एक्सेस वर्ड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड आपको दे रखा है वो है क्या, अलाउ। तो बी ऑप्शन जो है वो अलाउ है। अलाउ क्यों यूज करेंगे, क्योंकि भारत ने रोड बनाया तो अलाउ कौन करेगा, भारत करेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा इंडिया डिसीजन 2 अलाउ। बी ऑप्शन क्या है, सेकंड 77 की बात करेंगे हम, इट्स ब्लैंक रोड्स। तो रोड कहां पर है, ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्रॉडर, ब्रॉडर मतलब बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा पहले का आंसर जो है 77 का जो ऑप्शन है ब्रॉडर दे रखा है, बहुत बड़ा। सेकंड है बॉर्डर मतलब सीमा पर, सी है, ऑन मतलब अपना, तो इट्स भी लगाया गया है और ऑन भी लगाया गया है। तो इट्स ऑन हम वहां यूज करते हैं जब किसी को कोई बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना हो, बहुत ज्यादा प्रेशर देना हो। जैसे इट्स माई ऑन बुक, डू नॉट टच इट, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रेशर देकर कहना चाह रहा हूँ कि आप इसे टच मत कीजिए, मेरी खुद की बुक है। तो इट्स माई बुक एंड इट्स ऑन माई ऑन बुक, इन दोनों में फर्क ये है कि उसमें हम क्या करते हैं, पजेशन बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो इंडिया नीड नॉट टू पजेस हियर बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो इंडिया का रोड है। तो आगे दे रखा है इट्स, नेक्स्ट डी ऑप्शन दे रखा था बम्पी। तो बम्पी का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ जो रोड होते हैं, जो टूटे हुए होते हैं, उन्हें बम्पी रोड्स बोलते हैं।
तो इनमें से जो इसका आंसर होगा वो आपको ऑब्वियसली क्या होगा, बॉर्डर, क्योंकि वो जो रोड है वो बॉर्डर पर है, इसलिए हम बॉर्डर वर्ड यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है टू बी यूज बाई बांग्लादेशी फोर्सेज ब्लैंक दे कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं फोर एज वाइल टू। फोर हम किसी रीजन के लिए लगाते हैं, तो रीजन की बात यहाँ पर नहीं चल रही है तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है टू, तो टू जो है उसके बाद में क्या लगाते हैं हम, ऑब्वियसली बात है टू एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, टू हर, टू हिम, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो यहाँ पर तो दे दिया हुआ है, दे क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हम ये भी आंसर गलत करेंगे, टू नहीं रहना चाहिए। बात आ गई वाइल और एज की, तो हम जब किसी चीज के लिए कारण बताते हैं तो उस कारण को बताने के लिए, एज अ रिजल्ट हम देने के लिए हम वहां पर एज का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एज यूज करेंगे, एज। आगे वर्ड दे रखा है टेरेन, तो टेरेन वर्ड का मतलब क्या होता है, इलाका या क्षेत्र। ऑफ द चित्तागोंग दे कंस्ट्रक्ट, हाँ तो 78 का जो आंसर था वो एज हो गया। आगे बात करेंगे, दे कंस्ट्रक्ट बॉर्डर आउटपोस्ट इन द ब्लैंक टेरेन, तो टेरेन मतलब एरिया, क्षेत्र में, उस बॉर्डर आउटपोस्ट को बनाया गया था क्षेत्र में ऑफ चित्तागोंग हिल, चित्तागोंग हिल के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, देखो वॉल्यूशन क्षेत्र का मतलब होगा इच्छा वाला, तो इच्छा वाला क्षेत्र तो होगा नहीं। दूसरा क्या है, लैकोनिक मतलब बहुत ज्यादा छोटा, तो चित्तागोंग हिल जो है वो बहुत बड़ी है, तो छोटा क्षेत्र नहीं कहेंगे उसे हम। नेक्स्ट दे रखा है क्वांट, मतलब होता है अजीब, तो चित्तागोंग की हिल के बारे में अजीब जैसी कोई बात नहीं चल रही है। और नेक्स्ट दे रखा है इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूर, तो क्रूर मतलब क्या होता है, क्रूल वर्ड भी इसके लिए सेम यूज होता है। क्रूर मतलब जहां पर बहुत ज्यादा खतरा रहता हो, तो वहां पर इस पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा इनहॉस्पिटेबल। नेक्स्ट आपको दे रखा है 80 में दे रखा है ट्रैक्ट्स शोज ब्लैंक हाउ फार द टू कंट्रीज हैव कम टू ब्रिजिंग देयर ट्रस्ट डेफिसिट। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो होगा जस्ट, क्योंकि हम यहाँ पर विच का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू एस फैमिली के साथ डबल डब्ल्यू एस फैमिली लगाएंगे, विच और वट को हटा दीजिएगा। तो अब यहाँ पर अस का तो कोई ऐसा सेंस नहीं है, बिकॉज हम तो डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, कहीं पर भी इस सेंटेंस में अस जैसे वर्ड का यूज नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ही नहीं है ओनली, ये किसके लिए है, ये बांग्लादेश के लिए भी है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जस्ट हम आंसर यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा क्लोज टेस्ट था। सबसे मेन बात क्या है, आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर वोकैब अच्छी होगी तो आप अपने वर्ड मीनिंग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूंगा, आपको स्पेल आउट दिया हुआ है, नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए आप 81 एंड 82 में, जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग का फाइंड आउट करना है कि कौन सी वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो आपके इसमें जो एक वर्ड दे रखा है अनरल्फ्ड, जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग जो है वो क्या है, वो स्पेलिंग इसका बी वाला आंसर है। अनरल्फ्ड का मतलब होता है चौरस, मतलब जो चीज चौकोर हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, उसे हम बोलते हैं चौरस। इसका आंसर होगा बी, UNRUFFLED। नेक्स्ट आपका जो 82nd क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है डेलिजेंस की स्पेलिंग सही। तो डेलिजेंस का मतलब तो वैसे होता है मेहनती या परिश्रमी, तो डेलिजेंस की एग्जैक्ट स्पेलिंग जो है वो इसका सी आंसर है, DELIGENCE, डेलिजेंस। तो ये हमारे जो है क्या है, स्पेल आउट है, बहुत जरूरी है ये वोकैबुलरी सेशन में, वही बात कर रहा हूँ आपसे फिर से कि आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा कीजिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएंगी, इंग्लिश में आपकी समझ बनती जाएगी और आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस सामने आएगा, और बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस का होना, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 83rd एंड 84th का, उसमें क्या दे रखा है, आपको दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन सेंटेंसेस में क्या दे रखा है, उनमें एरर है कोई, तो उस एरर को हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एरर इन द गिवन सेंटेंसेस। तो यहां पर हम सेंटेंस पहला दे रखा है, रावण अलोंग विद हिज सन मेघनाद एंड 1000 असुर्स वाज किल्ड। एक्चुअली क्या है, यहां पर एक वर्ड आपको दे रखा है 1000। 1000 एक ऐसा वर्ड है, जैसे मैं आपको कहता हूं आई हैव गिवन यू 1000 रुपीज, 1000 मैंने आपको 1000 रुपए दिए। क्वेश्चन ये होता है कि भाई कितने हजार दिए, केवल 1000 से काम थोड़ी चलेगा, हमें ये बताना होगा, उसकी फिक्स अमाउंट देनी होगी कि कितने हजार। जैसे दूसरा मैं बोलता हूँ आई हैव गिवन यू 1000 रुपीज, तो यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि 1000 जो है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो हमें या तो इसके सामने कोई नंबर लगाना होगा, जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आई हैव गिवन हिम या आई हैव गिवन हिम 1000 रुपीज,
तो 1 क्या है यहाँ पर, एक नंबर है, कार्डिनल नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड में अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो तरीका ये रहता है, दूसरा क्या रहता है कि जब हमारा जो नंबर है, जो डिजिट है जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वो फिक्स नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि हजारों लाखों लोग महाभारत के या रामायण के युद्ध में मारे गए, तो मुझे मीनिंग देनी है हजारों या लाखों, मतलब अनफिक्स के लिए। तो अनफिक्स के लिए हम क्या करते हैं कि वहां पर 1000 की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट तो है नहीं फिक्स, तो हम क्या करेंगे, थाउजेंड्स वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पर भी क्या दे रखा है कि रावण, मेघनाथ और हजारों असुर मारे गए, तो थाउजेंड्स ऑफ के साथ, ध्यान रखना जब आप कभी अनफिक्स अमाउंट लिखोगे तो आपने ऑफ के साथ लिखना है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो यहां पर क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा 85 एंड 86 की, सॉरी अभी एक क्वेश्चन रहता है 84th। तो 84th क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जो एक इमेजिनरी सेंटेंस है। सबसे मेन बात यह है कि जब आप कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस लिखते हो तो वो ऑब्वियस ही बात है दो पार्ट में होता है, उसमें दो कंजक्शंस होते हैं, तो दो सेंटेंसेज होते हैं जो एक कंजक्शन से जुड़ते हैं, सॉरी एक कंजक्शन होगा वहां पर। जैसे एक कंजक्शन क्या है, यहाँ पर आपको इफ दे रखा है तो कंजक्शन है, आपको आगे वर दिया हुआ है तो इमेजिनेशन बन गई, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर यूज करते हैं। लेकिन क्या है, पहला सेंटेंस तो हमने सुन रखा है कि हम वर यूज करते हैं, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होता है इमेजिनरी में, पहले वाले को छोड़कर, कंजक्शन वाले को छोड़कर, उसमें क्या करते हैं हम, चाहे वहां पर कोई भी आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपने वहां पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करना है। मतलब जैसे यहां पर दे रखा है ना विल मेक, स्क्रीन पे देखिए आप, आपको विल मेक दिया हुआ है तो विल मेक की जगह पर आप क्या यूज करने वाले हैं, वुड मेक यूज करने वाले हैं। मैंने इसके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए दो कंडीशन बनाई हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले वाले में एक कंडीशन आपको दे रखी है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आपको वर दिया हुआ है तो आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर आपको हैड बीन दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सामने यूज करने वाले हैं, क्या यूज करेंगे भाई, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको सेंटेंस में वर दिया हुआ है तो आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पर विल मेक की जगह पर वुड मेक आएगा। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं, एक आपको जो दिया हुआ है वो क्या है, सिनोनिमस दिए हुए हैं दो, 85 और 86 में। तो 85 में एक सिनोनिमस है, इसका मतलब जो आपको दे रखा है स्क्रीन पे देखिए, कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी के साथ कोई मित्रतापूर्ण हो, मतलब फ्रैंक हो। कैंडिड मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा मित्रता जिसके साथ हो। तो इसके लिए जो सिमिलर मीनिंग बनते हैं, वैसे तो पहला अभी मैंने सभी वर्ड्स की मीनिंग आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दी हुई है, इससे आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी। हो सकता है अगले किसी से पेपर में यही वर्ड जो है वोकैब के रूप में आ जाएं, जो अदर ऑप्शंस है इसके, इसलिए मैंने अदर ऑप्शंस को भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें एप्लीकेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी काम के लिए प्रत्याशी, जैसे वी आर ऑल एप्लीकेंट्स फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एप्लीकेंट्स हैं हम सभी, ठीक है। तो इसका पहला मीनिंग ये हो गया। सेकंड प्लीजिंग है, प्लीजिंग का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा सुखी देती हो, बहुत ज्यादा खुशी देती हो, उसको प्लीजिंग बोलते हैं, तो वो सेकंड का मीनिंग हो गया। थर्ड है कलीग, तो कलीग वर्ड का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन किसी के साथ किसी ऑफिस में कहीं पर भी काम करता हो तो उस पर्सन को कलीग बोला जाता है। नेक्स्ट आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब क्या होता है, किसी के साथ बहुत ज्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, फ्रैंक होगा। नेक्स्ट आपको 86 वर्ड दे रखा है बम्पशियस। बम्पशियस जो वर्ड है उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अक्खड़ होना। अक्खड़ मतलब जो बहुत ज्यादा किसी की बात नहीं मानता हो, अपने मन से चलता हो, तो बम्पशियस बोला जाता है। इसका ए ऑप्शन है हेस्टी, जिसका मतलब ही क्या है, अक्खड़ है, तो आंसर तो इसका ए है। 85 के लिए डी है और 86 के लिए ए है। इसका सेकेंड जो ऑप्शन है वो है असर्टिव, मतलब जो बहुत जल्दी किसी बात को मान ले, पॉजिटिव रहता हो, उसको असर्टिव कहते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है हैरास, सी वाला हैरास, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा हैरासमेंट, ठीक है। तो हरासमेंट मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा शोषण करना या बहुत ज्यादा तंग करना किसी को, तो ये वर्ड होता है हरास का मीनिंग। नेक्स्ट है सस्पिशियस, तो सस्पिशियस का मतलब होता है किसी पर डाउट करना, संदेह करना, सस्पिशियस कहलाता है। तो सही आंसर क्या होगा, हेस्टी। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ 87 और 88। तो 88 और 87 सेंटेंसेज में आपको क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसके लिए आपको आंसर निकालना है। तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको वन हु बिहेव्स लाइक अ सर्वेंट बाय ऑलवेज ओबेइंग, मतलब क्या है, जो हमेशा एक नौकर की तरह किसी की बातों को मानता हो, उसको क्या बोला है, उसके लिए हमें वर्ड यूज करना है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं लैकी, तो लैकी का मतलब ही नौकर होता है। 87 का जो आंसर होगा वो होगा ए।
इसका बी वर्ड है जिसका मतलब है जॉय, तो जॉय का मतलब होता है कोई भी बालक या बच्चा। नेक्स्ट 88th जो आपको दिया हुआ है उसका मतलब है ये शॉर्ट, 88th का जो दे रखा है शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, खुशी के लिए कोई काम कर, थोड़ा सा जर्नी, थोड़ा सा घूमना फिरना। तो ए होता है स्ट्रॉल मतलब टहलना, बी है डॉडल, डॉडल का मतलब होता है समय बर्बाद करना, सी दे रखा है एम्बल, और एम्बल वर्ड का मतलब होता है चलना, ये एक रूट वर्ड बनता है, एम्बल मतलब चलना, जैसे सोमनम्बलिस्ट, ठीक है ना। तो इनेम्बल, इनेम्बल मतलब जो चलने योग्य न हो, जो चल ना पाता हो, ठीक है ना। तो एम्बल वर्ड का मतलब होता है चलना, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसी का डी ऑप्शन एक्सक्यूर्शन, एक्सक्यूर्शन का मतलब होता है सैर करना। तो इसके आंसर वैसे सिमिलर दोनों बनते हैं, कौन से, स्ट्रॉल भी और एक्सक्यूर्शन भी। ये डिपेंड करेगा कि इसका आंसर हमें एग्जैक्ट क्या दिया हुआ है। वैसे दोनों आंसर मेरे हिसाब से दोनों ठीक बनते हैं, स्ट्रॉल मतलब भी टहलना और एक्सक्यूर्शन का मतलब भी होता है शेयर करना या टहलना, ठीक है। तो आंसर इसमें से ए और डी में से, बाकी मैं जो है जाना चाहूंगा यहां पर डी आंसर के साथ, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं एक्सक्यूर्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 89th की, तो 89th में क्या है, PQRS दिया हुआ है जिसका हमें सोल्यूशन करना है। तो PQRS में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा पैराग्राफ है उसको एक बार पढ़ेंगे सेंटेंसेस को, और उनको कई तरीके से हम जो अरेंज करते हैं। इसमें से एक टाइप होता है क्रोनोलॉजिकल फॉर्म। क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में क्रोन जो वर्ड है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम। तो हमने क्या करना है, इसको अकॉर्डिंग टू टाइम अरेंज करना है। तो इसमें आप देखेंगे सेंटेंस में, तो इसमें आप ये देखिए आपको सभी में से पहला ऑप्शन एस दिया हुआ है, तो इट इज वेरी क्लियर कि आपका एस सेंटेंस पहला होगा। अब एस में जो वर्ड्स हैं उनका अगले सेंटेंस से क्या रिलेशन है, ये हमें जो है रिलेट करता है, ये वर्ड्स की एक लिंक है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो आपके एस ऑप्शन में आपको एक वर्ड दिया हुआ है वो है मिस्टी, MISTY। तो जो मिस्टी वर्ड है, इस वर्ड के रिलेट करके अगले किसी सेंटेंस में पार्ट दिया हुआ है। तो मिस्टी के जैसा एक वर्ड है मिस्ट जो आपको आर में दिया हुआ है, तो यू कैन रिलेट बोथ सेंटेंसेस टुगेदर। मतलब क्या है कि इसमें बात चल रही थी कि व्हेन यू स्टैंड विद अ लाइट सोर्स बिहाइंड यू एंड मिस्टी वाटर बिफोर यू, यू कैन सी अ रेनबो। तो यू कैन सी अ रेनबो इन द मिस्ट फ्रॉम अ वाटरफॉल, मतलब एक मिस्ट में देख सकते हो वाटरफॉल के टाइम। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में जो बिल्कुल नियरली वर्ड्स हैं वो है मिस्ट, तो इसलिए एस के बाद आर आंसर, मतलब दैट मीन्स 89 का बी आंसर होगा। अगर 90th सेंटेंस पे चलते हैं तो 90th सेंटेंस पे भी एक आसान सा हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि सभी में क्यू है। तो क्यू हमें क्या हेल्प करेगा, हमें ये हेल्प करेगा कि इसका अगला वाला सेंटेंस क्या होगा, स्टूडेंट्स नीड टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस। अब क्या है, इंपॉर्टेंस जो वर्ड है उसके साथ हम एक फिक्स प्रपोजिशन लगाते हैं जो होता है ऑफ। जैसे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो इंपॉर्टेंस के साथ क्या आता है ऑफ। तो ऑफ किस में दिया हुआ है, ऑफ हमें स्टार्टिंग में किसके सेंटेंस में, एस में दिया हुआ है, तो क्यू के साथ ऑब्वियस ही बात है एस आने वाला है। अब एस जो है ए और डी दोनों में है, तो इनमें से कौन सा हमें आंसर लगाना है। पहली बात तो अगर नहीं लगा पाते हैं हम, तो हमारे पास दो ऑप्शन में बचे हैं एलिमिनेट करने के बाद, तो दो में से हमारे सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो एस इसके बाद हमें जो है वो देखना है कौन सा होगा। अब ये देखिए पी को अगर मैं लास्ट सेंटेंस रखता हूं तो पी के लास्ट में कॉमा दिया हुआ है, जबकि क्या है, जैसे अवेयरनेस के बाद कॉमा दे रखा है, तो क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस कॉमा से खत्म नहीं होता है। कॉमा का मतलब होता है दैट समथिंग हैज टू कम, समथिंग अनदर हैज टू कम आफ्टर इट, तो इसके बाद कुछ ना कुछ आना है। तो अवेयरनेस को लास्ट रखूंगा तो इसके बाद तो कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अवेयरनेस को पहले रखूंगा इस वाले सेंटेंस को, उसके बाद कॉमा के बाद जो सेंटेंस है उसको हम बाद में रखेंगे। तो इसका आंसर जो है वो 90 के बाद डी होने वाला है। अब बात करेंगे 91st सेंटेंस किसमें दे रखा है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंस। शी वॉज कॉन्सियस ब्लैंक हर वीकनेस, एक वर्ड है कॉन्सियस जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा चिंतित होना, जागरूक होना, ठीक है ना। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, कॉन्सियस वर्ड के साथ हम दो प्रेपोजिशन लगाते हैं। पहली प्रेपोजिशन होती है अबाउट, दूसरी होती है ऑफ। तो जब हम अबाउट यूज करते हैं तो वो कहां पर यूज करते हैं, अबाउट का यूज वहां किया जाता है जहां पर हम किसी की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हो। और ऑफ कहाँ यूज करते हैं, ऑफ वहां यूज करते हैं जब फीलिंग की जगह पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फीलिंग की बात नहीं चल रही है, किसकी चल रही है, ऑब्जेक्ट की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 92nd सेंटेंस की, जो दे रखा है हेल्प केम बट टू लेट एंड टू ब्लैंक। देखिए TOO वाला टू जो है, इसके साथ हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हम पहली बात तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में से लेस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये आंसर नहीं होने वाला है। सेकंड जो है, अब बात करेंगे सेकंडली हम सी के बारे में। सी दे रखा है फ्यू,
तो फ्यू क्या है, फ्यू काउंटेबल के लिए प्रयोग होता है, तो यहां पर काउंटेबल चीज कोई है नहीं, तो फ्यू भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर क्या है, बी और डी में से। अब आप एक चीज सोचिए कि टू भी नेगेटिव वर्ड हो गया और हार्डली भी नेगेटिव वर्ड हो गया, तो यहां पर जो वर्ड है हार्डली हम टू के साथ नहीं यूज करेंगे। इट इज टू हार्ड टू लर्न, तो बिल्कुल ठीक है, टू के बाद हार्डली यूज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर होगा लिटिल। यहां पर जो है एलिमिनेशन मेथड से हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा 93rd की, जिसमें आपको इडियम फ्रेज दिया हुआ है। तो इडियम फ्रेज में क्या करना है, हमें इसका सही आंसर निकालना है। तो आप देखेंगे तो 93rd दिया हुआ है एन आर्म एंड अ लेग। तो एन आर्म एंड अ लेग एक इडियम फ्रेज है भाई। इडियम मैं फिर कह रहा हूँ, वोकेबुलरी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना कुछ आप भला करना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, एन आर्म एंड अ लेग का जो सही आंसर होगा वो होगा ए लॉट ऑफ मनी। ए लॉट ऑफ मनी, ये वैसे इडियम फ्रेज को आप याद कर सकते हैं। एक्चुअली इडियम फ्रेज क्या होते हैं भाई, सेंटेंस कुछ और होता है, उसका मीनिंग कुछ और निकल कर आता है। क्योंकि ये इडियम फ्रेज जो होते हैं ये अकॉर्डिंग टू सेंस होते हैं। सेकंड देखिए 94th को लेकर चलेंगे, टू ब्लो अ फ्यूज। मतलब क्या होता है, देखो अब हम किसी दोस्त को, कोई गुस्से में बहुत ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, तेरा फ्यूज उड़ गया है। तो यहाँ पर उसी की तरह का मीनिंग है एक। ए आंसर जो है वो है टू रिएक्ट फ्यूरियसली। फ्यूरियसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्तेजना, बहुत ज्यादा गुस्से में बिहेव करना। तो 94 का आंसर जो है वो ए है, और 93rd का जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, वो आंसर बनने वाला है ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो आगे मैं बात करूंगा 95th सेंटेंस की, जो आपको दे रखा है उसमें क्या दिया हुआ है, एंटोनिमस हमें जो अरेंज करने हैं। तो एंटोनिमस में क्या दे रखा है 95 में, सेग एक वर्ड है, SAG सेग। तो सेग का जो मतलब होता है वो होता है संत, कोई भी बहुत अच्छा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को सेग बोलते हैं। तो उसका हमें एंटोनिमस निकालना है। तो बुद्धिमान का एंटोनिमस क्या होगा, मूर्ख व्यक्ति कोई। तो मूर्ख में क्या बनेगा, एक तो दे रखा है ए, जिसका मतलब होता है रून, बी दिया हुआ है क्यूरियस, सी है फूल एंड इगोइस्ट। तो बुद्धिमान का उल्टा क्या होगा, मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख क्या है यहाँ पर, सी मतलब फूल। आगे 96 दिया हुआ है मटर। मटर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बड़बड़ाना, मतलब क्लियरली नहीं बोलना, बड़बड़ाने को मटर बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे भाई, खाने वाली मटर नहीं है ये, मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन दे रखा है ऑब्वियस मतलब वास्तविक। तो बड़बड़ाना और वास्तविक का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है टिकलिश। तो टिकलिश वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन, कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड है, कठिन है, उसको हम टिकलिश बोलते हैं। तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। डी दे रखा है आपको रेनोवेट। तो रेनोवेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से नया करना, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। और बी आंसर है इसका इनंशिएट। तो इनंशिएट जो वर्ड है उसका मतलब होता है कोई चीज साफ साफ बोलना, क्लियरली बोलना। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, इनंशिएट। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ 97 पर, जिसमें आपको एक्टिव पैसिव दिया हुआ है। एक्चुअली इससे पहले क्या होता था 1-2 साल पहले, कि जो एक्टिव पैसिव और नरेशन थे वो केवल आपको मेंस में देखने को मिलते थे, लेकिन अब प्री में भी दिए जा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो अपने अच्छी से तैयारी करनी है इनके लिए, मेंस में तो है ही इनका बहुत ज्यादा रोल। अब बात करेंगे यहाँ पर एक्टिव पैसिव में क्या होता है, या तो एक्टिव से पैसिव बनाना होता है या पैसिव से एक्टिव बनाना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पैसिव में दिया हुआ है तो एक्टिव बनाना है। अब हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म, एक चीज ध्यान रखना, अगर बीन के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म है तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर बीन के बाद थर्ड फॉर्म है तो वो क्या है, पैसिव वॉइस है। तो हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। अब देखिए इसका सब्जेक्ट कौन होता, अगर एक्टिव में होता सब्जेक्ट कौन होता, सब्जेक्ट होता एन अननोन कस्टमर। अगर एक्टिव में होता है ना, उसी ने तो काम किया है। तो जो एन अननोन क्या है हमारा कस्टमर है, वो हैज लाएगा या हैव, उसके साथ हैज आना है या हैव, ऑब्वियस सी बात है हैज आएगा। तो हैज वाले आंसर होंगे। अब हैज किस किस में दे रखा है, डी में और बी में। अब देखो, अब आप डी को देखेंगे गौर से, तो मैंने अभी बताया आपको बीन के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है। तो बीन तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, जबकि मुझे क्या चाहिए, पैसिव के लिए एक्टिव। तो एक्टिव आंसर किसका है, बी का। तो बी आंसर होगा। 98 सेंटेंस है एक नरेशन। अब एक चीज ध्यान से देखना कि नरेशन में क्या होता है, या तो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे इंपेरेटिव दे रखा है कोई केवल, या इंटरोगेटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो उनका तो अपने अपने टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉम्बो दे रखा है, कॉम्बो मतलब एक साथ मिला हुआ दे रखा है। किस किस का, यहाँ पर दिया हुआ है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस भी है, नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। तो जब ऐसा सेंटेंस हो तो बड़ा हार्ड होता है कि उसका मीनिंग कैसे निकालना है, कौन से हम वहां पर मेन वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखना, वहां पर हमारा सेंस काम करता है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो आपका जो सेंटेंस है इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा बी। ए क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ए तो ही तो इसमें आ ही नहीं सकता, बिकॉज अगर हम चेंज करेंगे यू को तो वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, मी। तो मी के लिए आई आना चाहिए था।
तो ए आंसर नहीं होगा। और डी आंसर किस लिए नहीं है? डी इसलिए नहीं है क्योंकि अनलेस भी और दैट भी दोनों एक साथ दिए हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दैट और अनलेस एक साथ नहीं आते हैं दोनों कंजंक्शन, तो डी आंसर गलत हो जाएगा। और सी ऑर्डर्ड की बात हम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर जैसी कोई बात ही नहीं चल रही है, ठीक है ना, कि किसी ने ऑर्डर किसी को नहीं दिया है, बस किसी को कोई बात बता रहा है कि अगर तुम जैसा करना चाहो तुम करो, लेकिन मेरे पास मत आना अगर तुम्हारे साथ कुछ परेशानी होती है। तो 99 का जो आंसर है वो 98 का जो है वो बी होगा। 99 की बात करेंगे हम, तो इसमें आपको एक अंडरलाइन दिया हुआ पार्ट है जिसमें आपको एरर काइंड ऑफ फाइंड आउट करना है। तो जो आपका पार्ट है उसमें एरर के लिए आप ध्यान रखना, यहाँ पर उसने मेरे भाई के लिए खरीदा और मेरे लिए खरीदा, लेकिन अपने लिए नहीं खरीदा। जब अपने की बात करें ना हम, जब सब्जेक्ट खुद के लिए कोई काम कर रहा हो तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई एम डूइंग दिस फॉर यू, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। तो मैं अपने लिए कर रहा हूं तो माई सेल्फ। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? माई मदर। तो मदर का मतलब फीमेल है, जिसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? हर सेल्फ। शी प्रोनाउन बनेगा, और उसी का क्या होता है? रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट के लिए लगाया जाता है। रिफ्लेक्सिव हमेशा सब्जेक्ट का होता है, तो शी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? हर सेल्फ। तो यहाँ पर हर सेल्फ जिसमें होगा सही वो देख लेना, और हर सेल्फ के लिए फॉर भी यूज करना है उससे पहले। तो इसका आंसर है ए, फॉर माई ब्रदर एंड मी बट शी डिड नॉट बाय वन फॉर हर सेल्फ। आगे बात करेंगे 100, और 100 में कोई एरर नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। बिकॉज फॉर जो है वो किसी कारण के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पर इंडियन स्टार ने जो है कुछ चीज क्रेडिट की है, कुछ दिया है पायलट्स को, वर्कआउट फॉर हैविंग अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन हिज टेनिस। तो यहाँ पर किसी रीजन के लिए, कारण के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर फॉर हैविंग वर्ड बिल्कुल सही है। तो आज का जो मेरा सेशन है दोस्तों वो यहीं तक है। और सेकेंडली एक चीज आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे, मैंने पूरे वर्ड्स का वर्ड मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, उसका सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। तो आप आई होप आपको ये चीजें बहुत पसंद आई हो। और सेकेंडली एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बस अपनी वोकैब को बहुत अच्छा कर लीजिए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे देखा, और आप एवरी संडे के बाद आपको क्लासेस में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।